15 से 20 मिनट का वीडियो बस मिलता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का व्याकरण का दूसरा चैप्टर वाच्य लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहला चैप्टर वाक्य भेद को आपने 4 वीडियो में देखा, उसके बाद प्रैक्टिस भी किया। आज मैं दूसरा चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ वाच्य भेद। वाच्य से भी आपको 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, वाक्य भेद से भी 4 नंबर के और वाच्य से भी आपको 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा, वाच्य कहते किसे हैं? किसी भी वाक्य में क्रिया का रूप किसके कारण निर्धारित होता है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा या भाव के द्वारा, यानी क्रिया का रूप जिस विधान के कारण निर्धारित होता है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया का रूप निर्धारण जिस विधान के द्वारा यानी कि कर्ता द्वारा, कर्म द्वारा या भाव द्वारा होता है उसे वाच्य कहते हैं। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद किए जाते हैं। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद किए जाते हैं, कर्ता वाच्य के रूप निर्धारण के आधार पर ही। तो कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब तीनों के नाम से ही स्पष्ट है, जो परिभाषा हमने बताया, जो हमने परिभाषा बताया था वो परिभाषा से ही स्पष्ट है कि क्रिया का रूप जिसके कारण निर्धारित होता है, यानी क्रिया का लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव जिसके कारण पड़ता है उसे वाच्य कहते हैं। तो जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि राधा पत्र लिखती है। क्या है? राधा पत्र लिखती है। अब यहाँ पर क्रिया का जो रूप निर्धारण हुआ है क्या है? ती है, यानी कि स्त्रीलिंग है। किसके कारण? राधा जो है स्त्रीलिंग है। राधा क्या है? स्त्रीलिंग है। इस कारण क्रिया का रूप स्त्रीलिंग में निर्धारित हुआ। राधा एक वचन है, इसलिए क्रिया का रूप भी एक वचन में आया। तो राधा स्त्रीलिंग एक वचन, इसलिए क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग एक वचन में आया। अर्थात यहाँ क्रिया का जो रूप निर्धारण हुआ है वो किसके कारण हुआ है? कर्ता के कारण हुआ है। क्रिया का जो रूप निर्धारण हुआ है वो कर्ता के कारण हुआ है, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। यह वाक्य हो जाएगा कर्तृवाच्य। लेकिन जब इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, यानी कि ये कर्म है, ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म और ये हो गया क्रिया। वाक्य में 3 ही पार्ट होते हैं, वाक्य के 3 ही भाग होते हैं, एक कर्ता, कर्म, क्रिया। तो अभी तक ये कर्ता के आधार पर क्रिया का रूप निर्धारण हुआ, यानी कर्ता एक वचन था तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता स्त्रीलिंग था तो क्रिया भी स्त्रीलिंग थी। तो ये कर्तृवाच्य हुआ। लेकिन ये जब हम कर्म के आधार पर कर्ता निर्धारित कर देते हैं तब क्या होगा? जैसे इसी को हम लिख देते हैं राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखिए कर्ता तो वही था,
कर्ता वही था, स्त्रीलिंग एक वचन है, लेकिन क्रिया का रूप यहां पर क्या बदल गया? पुल्लिंग हो गया। ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। जो कर्म था वो पुल्लिंग था। जो कर्म था वो पुल्लिंग था, तो कर्म के आधार पर क्रिया का रूप बदल गया, अर्थात ये हो गया क्या? कर्मवाची। कर्मवाची। देखिए, हम लोग जब वाक्य भेद पढ़ रहे थे तो वहां पर एक ही सेंटेंस से हम सरल वाक्य भी बना सकते थे, उसी से हम संयुक्त वाक्य भी बना सकते थे, और उसी से मिश्र वाक्य भी बना सकते थे। लेकिन यहां पर आप एक वाक्य से आप सरल एक कर्तवाच्य से आप कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों नहीं बना सकते हैं। कर्मवाच्य से आप भाववाच्य नहीं बना सकते हैं, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बना सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बना सकते हैं। क्योंकि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कर्म उसमें लगा रहेगा, जबकि भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया। भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। इसलिए हम एक ही उदाहरण से तीनों को यहां पर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब ये हो गया कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। आता है तीसरा भाववाच्य। जैसे अब यहां पर अगर कर्म नहीं रहता, कर्म नहीं होता, राधा लिखती है, राधा लिखती है, तो अब जब हम राधा लिखती है होता था तो पत्र नहीं रहता। अगर यहां पर मान लीजिए पत्र ये नहीं रहता तो क्या होता कि राधा से लिखा जाता है। राधा से पत्र लिखा जाता है। अब यहां पर राधा क्या है? कर्ता। स्त्रीलिंग एक वचन है, कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, लेकिन यहां पर क्रिया क्या हो गया? पुल्लिंग एक वचन है। क्रिया क्या हो गया? पर पुल्लिंग एक वचन है, तो न इसके आधार पर है, और कर्म है ही नहीं इसमें, कर्म है ही नहीं, और क्रिया कर्ता के आधार पर है नहीं, तो ये क्या हो गया? भाववाच्य। भाव के आधार पर हुआ। किस आधार पर हुआ? भाव के आधार पर हुआ, तो ये हो गया भाववाच्य। देखिए, कर्तृवाच्य में तो हमेशा वो कर्ता के आधार पर होगा, चाहे कर्ता एक वचन है तो क्रिया का रूप एक वचन, क्रिया कर्ता बहुवचन है तो क्रिया का रूप बहुवचन, करता है स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप स्त्रीलिंग, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप पुल्लिंग। लेकिन कर्मवाच्य में भी, कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर होगा। कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर, कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगा। लेकिन सामान्य भूतकाल में ही क्रिया होगा और जा धातु लगा रहेगा। जा धातु क्या होगा? लगा रहेगा। और कर्म के बीच में अगर कोई कारक चिन्ह हो, कर्म का अगर कारक चिन्ह हो, तो जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते तो वो कारक चिन्ह हट जाता है। जैसे पत्र को लिखती है ना, पत्र लिखती है मतलब पत्र को लिखती है, तो जब भी हम को, तो यहाँ भी नहीं लिखा है, हालांकि लोप है, लेकिन अगर यहाँ रहता तो भी हम यहाँ को गायब कर देते, को हटा देते। उसके बाद ये क्या होता है कि क्रिया का रूप कर्म के आधार पर, कर्म के लिंग और वचन के आधार पर क्रिया का रूप होता है। क्रिया हमेशा सामान्य भूतकाल में होती है, और यहाँ लिखा जाता है, लिखा गया है, लिखी गई, तो सामान्य भूतकाल में। उसके बाद क्या है कि जा धातु का प्रयोग रहेगा हमेशा। जा धातु, जाना, गया गई गए, जाता जाती जाते, तो
लेकिन भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया हमेशा एक वचन में होगा, पुल्लिंग में होगा। पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष, और सामान्य भूतकाल में ही इसकी क्रिया होगी। लेकिन जो याद रखने वाली है कि वो हमेशा, चाहे ये कितना भी वचन हो, कोई सी भी हो, लेकिन ये हमेशा एक वचन में ही लिखा जाएगा, पुल्लिंग में लिखा जाएगा। और अन्य पुरुष, मैं उत्तम, मैं तुम और वह, अन्य होता है ना, मैं का हूँ लिखा जाएगा, तुम का हो लिखा जाता है, पर तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, तुम खाते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ। लेकिन अन्य पुरुष के लिए क्या कहते हैं, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है। तो यहाँ हमेशा है शब्द का ही प्रयोग होगा, हूँ या हो का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात हमेशा क्रिया जो होती है अन्य पुरुष के रूप में ही लिखी जाती है। क्लियर है इतना? वाच्य पहले किसे कहते हैं, फिर से डिफिनीशन लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का विधान, यानी क्रिया का मुख्य भाग कर्ता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। डिफिनीशन सुन लीजिए, रोक रोक करके वीडियो आप लोग डिफिनीशन लिखिएगा, हम डिफिनीशन नहीं लिख पाएंगे आपको बोर्ड पे। वाच्य किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, वाक्य के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का रूप किससे निर्धारित होता है, कर्ता से, कर्म से या क्रिया से, उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अगर क्रिया का वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर क्रिया का रूप कर्ता के द्वारा निर्धारित होता है तो कर्तवाच्य, कर्म के द्वारा निर्धारित होता है तो कर्मवाच्य, और भाव के द्वारा निर्धारित होता है तो भाववाच्य होता है। क्लियर है? एक एक उदाहरण हम दे करके समझाए। इसमें सिर्फ दो ही प्रकार से प्रश्न पूछता है, इस चैप्टर से आपको सिर्फ दो प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक तो दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार बदलिए, और दूसरा दिए गए वाक्य का वाच्य भेद बताइए। दिए गए वाक्य का वाच्य भेद बताइए या दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार बदलिए। दो प्रकार से वाक्य प्रश्न इसमें पूछते हैं। दो प्रकार के वाक्य इसमें प्रश्न पूछते हैं। अब आता है वाच्य परिवर्तन, कि हम परिवर्तन कैसे करते हैं। ये तो वाच्य हो गया, वाच्य का भेद हो गया, वाच्य का परिभाषा आ गया। अब वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य में बदलना। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या क्या होता है। देखिए, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ हमेशा क्या करेंगे, से या के द्वारा लगा देंगे। जैसे लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। अब याद रखिए, लड़के पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन, तो इसका विरुद्ध क्या होगा, क्रिया का रूप पुल्लिंग
बहुवचन हुआ। अगर ये लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं हो जाता, अगर ये स्त्रीलिंग होता लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं तो वहां स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग रूप हो जाता, या पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप हुआ, बहुवचन है तो बहुवचन का रूप। अब जब हम इसको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्रियाकर्ता के साथ कर्ता के बाद तुरंत से या के द्वारा, से या के द्वारा जोड़ देते हैं। कर्ता के बाद क्या करते हैं, से या के द्वारा जोड़ करके अब वाक्य को आप बना सकते हैं। रीराइट कर दीजिए, से या के द्वारा लगाने के बाद जैसा रूप बनेगा वैसा रूप आप बनाएंगे। तो क्या बनेगा कि लड़के या लड़कों के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। लड़कों के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ बहुवचन था लेकिन यहाँ पर एक वचन हो गया, किस कारण, क्योंकि पुस्तक जो कर्म था वो एक वचन था। अगर ये कर्म स्त्रीलिंग होता, तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग हो जाता। कहीं कर्म पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग होगा, कर्म एक वचन है इसलिए क्रिया का रूप एक वचन में होगा। तो लड़कों यहाँ पर था तो लड़कों के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है या लड़कों से पुस्तक पढ़ा जाता है, दोनों ही अवस्था में ये रूप आपको से लगाएंगे तब भी यही बनेगा, के द्वारा लगाएंगे तब भी यही बनेगा। लड़कों के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है या लड़कों से पुस्तक पढ़ा जाता है। फिर कर्म के साथ अगर कोई विभक्ति लगी हो, जैसे पुस्तक को पढ़ते हैं, हाँ होगा लड़के पुस्तक को पढ़ते हैं, अगर शुद्ध वाक्य लिखेंगे तो पुस्तक को पढ़ते हैं। तो जब भी हम कर्मवाच्य से कर्मवाचक बनाएंगे तो वह विभक्ति चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाते हैं, विभक्ति चिन्ह को हटा देते हैं, कारक चिन्ह को हटा देते हैं। फिर कर्तवाचक की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में ही लिखा जाता है। किस काल में, सामान्य भूतकाल में, जहां जा धातु लग जाता है वो भूतकाल में चला जाता है। गया गई गए भूतकाल में हो जाता है ना। पुस्तक पढ़ा गया, इसको पढ़ा गया भी लिख सकते हैं, पढ़ा जाता है भी लिख सकते हैं। तो उसके काल को कर्म के अनुसार बदला जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा आज के वीडियो में इतना ही। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए है, फिर भाववाच्य से कर्मवाच्य और कर्तवाच्य से कर्तवाच्य में बदलने के लिए। ओके, इस वीडियो को देख करके आप इससे नोट्स तैयार कर लेंगे। आप लोग नोट्स हम दोबारा नहीं बनवाए। और वीडियो में अगर कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर 9450460943 और नहीं तो कमेंट्स करके भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।